हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखें जो कोलोइडल सॉल्यूशन है उनके बनाने के तरीके आपको बताएंगे इस वीडियो में। पिछले वीडियो में आपने कोलोइड क्या है, कोलोइड का क्लासिफिकेशन क्या क्या है, किस तरह से कितने पार्टों में उनको बांटा गया है, ठीक है ना। एक कोलोइड के कणों के साइज के आधार पर और एक डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सल मीडियम के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसके बेस के आधार पर, ठीक है ना। इस तरह से क्लासिफिकेशन हुआ और क्लासिफिकेशन होने के बाद अब बात आती है कि कोलोइडल सॉल्यूशन बनाए कैसे जाएंगे। तो कोलोइडल सॉल्यूशन बनाने के मेथड्स देखिए। फर्स्ट मेथड आज का देखिए इसमें वीडियो का, फिजिकल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। उसके बाद केमिकल मेथड आएंगे, ठीक है। तो फिजिकल मेथड में क्या क्या आएगा देखिए। Various physical methods can also be employed to obtain colloidal dispersions. Some of them include, क्या है देखिए, पहला क्या है, एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। आपको कोलोइडल सॉल्यूशन बनाना है। मान लीजिए कोई सब्सटेंस, जो कोलोइड सब्सटेंस है वो किसी सॉल्वेंट में नहीं मिक्स हो रहा है, नहीं घुल रहा है, मान लीजिए सपोज, तो आप सॉल्वेंट चेंज कर लीजिए, ठीक है, सॉल्वेंट चेंज कर लीजिए। तो सॉल्वेंट चेंज करके कोलोइडल सॉल्यूशन आप तैयार कर सकते हैं। एक पहला देखिए कैसे, देखिए जब कोई सॉल्यूट एक सॉल्वेंट में मिक्स नहीं होता, एक सॉल्वेंट में सॉल्यूट नहीं होता है, वो डिसॉल्व नहीं होता है कोई सॉल्यूट, तो उसके लिए कोई ऐसा सॉल्वेंट तैयार लेते हैं, सर्च करते हैं जिसमें वो डिसॉल्व हो सकता है, ठीक है ना। इसके एग्जांपल देखिए, वैसे तो इसके पर्टिकुलर एग्जांपल आपको इसमें मिलेंगे, लेकिन मैं अदर एक एग्जांपल आपको देता हूं। वो कोलोइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल तो नहीं है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल देकर के समझाता हूं। जैसे शुगर है, शुगर को आप वाटर में घोलिए, घुल जाती है, लेकिन शुगर को आप घी में, तेल में घोल के देखिए। जब शुगर का आप सॉल्यूशन तैयार करना चाहते हो, ध्यान रखिएगा यहाँ पर कोलोइडल सॉल्यूशन नहीं बनने वाला है, यहाँ ट्रू सॉल्यूशन बनेगा। लेकिन मैं एग्जांपल इसीलिए दे रहा हूं इसको कि इस एग्जांपल को आप इजीली समझ सकते हैं कि सॉल्वेंट को हम चेंज करके सॉल्यूशन कैसे तैयार कर सकते हैं। वो एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, एक केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए, नॉट फॉर रिटन वर्क। देखिए जब शुगर आपसे कहा जाए, शुगर को आप तेल में, ऑयल में या घी में घोल के दिखाइए, तो तेल या घी में शुगर नहीं घुलेगी। तो आपको सॉल्वेंट चेंज करना है और उसी शुगर को आप वाटर में घोलिए, पानी में घोलिए, तो बड़ी इजीली घुल जाती है, आपने देखा होगा अच्छी तरह से। ऐसे ही साल्ट है, नमक है, नमक को आप तेल में, घी में घोलिए, नहीं घुलेगा, और वाटर में घोलिए, बड़े इजीली घुल जाता है। तो क्या किया, सॉल्वेंट को चेंज करके आपने नमक का सॉल्यूशन तैयार कर लिया, शुगर का सॉल्यूशन तैयार कर लिया। ऐसे ही अदर हैंड, अब दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, अपोजिट एग्जांपल। सिंदूर आपने देखा होगा, सिंदूर को वाटर में मिक्स कीजिए, नहीं घुलेगा, बिल्कुल नहीं घुलेगा, और घी में घोलिए, घुल जाएगा, तेल में घुल जाएगा। सिंदूर जो है ना, तेल में, घी में घुल जाता है, इजीली डिसॉल्व हो जाता है और सॉल्यूशन तैयार कर लेता है, और वही सिंदूर वाटर में नहीं घुलता है। तो क्या किया आपने, या सॉल्वेंट को चेंज करके सॉल्यूशन तैयार कर लिया। ये दोनों ही एग्जांपल रखिएगा, कोलोइडल के नहीं है, लेकिन कोलोइडल के जो एग्जांपल है वो इजीली घरेलू एग्जांपल नहीं है उसके, इसलिए उसको समझने में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मैं इसको अलग से एग्जांपल आपको दे दिया है। ओके, अब देखिए, तो अब एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। यहाँ पर, व्हेन एन एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ सल्फर इज मेड टू पास थ्रू एक्सिस वाटर। अगर मान लीजिए सल्फर को आपको एल्कोहल में घोलना है, व्हेन एन एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ सल्फर, एल्कोहल में सल्फर को घोलना है, तो आप उसमें क्या करेंगे, वाटर को डाल दीजिए, एक्सिस वाटर, इट यील्ड्स ए कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ सल्फर। This is because the solubility of sulfur is more in water as compared to alcohol. मानो जो सल्फर है वो वाटर में कुछ ज्यादा घुल सकता है,
दिस इज बिकॉज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फर इज मोर इन वाटर एज कंपेयर टू एल्कोहल। आप देखिए सल्फर को एल्कोहल में घोलना चाहते हो, मैं इजीली आपको ये बता दूं, ये इतना इजी नहीं है जितना इजी लिखा हुआ है। क्या सल्फर को आप पानी में घोलेंगे घुल जाएगा ना? बिल्कुल नहीं घुलेगा, ठीक है ना। लेकिन कंपैरिजन चल रहा है, कंपैरिजन एल्कोहल और वाटर का चल रहा है। एल्कोहल में घोलेंगे बिल्कुल नहीं घुलेगा, वाटर में घोलेंगे थोड़ा सा घुल जाएगा। आप एल्कोहल में बनाना चाहते हैं सल्फर का सॉल्यूशन, तो आप क्या करते हैं कि सल्फर को एल्कोहल में डालिए, नहीं घुलेगा, लेकिन उसको वाटर मिला दीजिए। वाटर में मिला देंगे तो वाटर अपने साथ घोल करके सल्फर को उसके अंदर मिक्स कर देगा। ऐसे करके सल्फर और एल्कोहल का कोलोइडल सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। ओके, अब देखिए आता है नेक्स्ट, द टेक्निक इन्वॉल्विंग एक्सेसिव कूलिंग। ये तो पहला हो गया सॉल्वेंट को चेंज करके, अब कूलिंग करके, ठंडा करके। This technique involves freezing a solution of water in organic solvent such as chloroform, other etc. Form colloidal solution of ice. To form colloidal solution of ice, the molecules of water find it impossible to exist separately, combine to form colloidal molecule. अगर मान लीजिए आप क्लोरोफॉर्म को मैं दोबारा फिर रीड करके आपको समझा रहा हूं। दिस टेक्निक इन्वॉल्व फ्रीजिंग अ सॉल्यूशन ऑफ वाटर इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज क्लोरोफॉर्म। बोला आप क्लोरोफॉर्म और वाटर का कोलोइडल सॉल्यूशन तैयार करना चाहते हो तो क्या करोगे, इसको आप जो है ना फ्रीज कर दीजिए, ठंडा कर दीजिए। तो ठंडा करने पर ये तैयार हो जाएगा। किस में तैयार हो जाएगा? कोलोइडल सॉल्यूशन में। ओके, तो ऐसे देखिए कूलिंग करके भी कोलोइडल सॉल्यूशन तैयार किया जा सकता है, ठीक है ना। यानी क्लोरोफॉर्म और वाटर, देखिए आपका फ्रीजिंग सॉल्यूशन ऑफ वाटर इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? CHCl3। दिस इज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड है इधर के का, और वाटर है या कोई और आप ले लीजिए, ईथर है, ईथर का फॉर्मूला C2H5O C2H5। वैसे तो बहुत सारे ईथर होते हैं लेकिन जनरली ईथर डाई एथिल ईथर को ही बोला जाता है, ठीक है। तो ईथर ले लीजिए आप, ईथर का वाटर को आप ईथर में घोलना चाहते हो, वाटर को आप क्लोरोफॉर्म में घोलना चाहते हो, यानी वाटर H2O प्लस क्लोरोफॉर्म H2O प्लस ईथर, यानी इनका जो आप कोलोइडल सॉल्यूशन तैयार करना चाहते हो तो इसके लिए आपको कूल करना पड़ेगा। दोनों को मिलाइए और कूल कर दीजिए तो कोलोइडल सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। किन किन का? वाटर क्लोरोफॉर्म का या फिर वाटर और ईथर का। ओके, अब आता है देखिए डिस्पर्सन टेक्निक। थर्ड, पहली बताई एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, दूसरी बताई कूलिंग, और थर्ड देखिए डिस्पर्सन टेक्निक। डिस्पर्सन टेक्निक क्या है? इसमें फर्स्ट आती है ब्रैडिक्स आर्क मेथड, यानी इलेक्ट्रो डिस्पर्सन। क्या है देखिए, इलेक्ट्रो डिस्पर्सन में मैं आपको एक डायग्राम और अलग से बना करके इसको देखिए क्लियर करता हूं। डायग्राम तो हालांकि बना हुआ है, एक डायग्राम और देखें, मतलब ये बना कैसे वो मैं शुरुआत से आपको बता रहा हूं। देखिए एक बड़ा कंटेनर लिया, इसमें एक छोटा कंटेनर लिया, ठीक है ना। ये इसमें क्या किया इसमें, ये बर्फ के अंदर इसको दबा दिया। छोटा कंटेनर जो है ना, ये डायग्राम ध्यान रखें 2D में बना हुआ है। ये 2D में आपको क्लियर नजर नहीं आएगा, इसे 3D में समझें, और 3D में ऐसे समझें कि बड़े कंटेनर में हमने बर्फ रखी है और उसमें छोटा कंटेनर उस बर्फ के बीच में गाड़ रखा है। बर्फ के बीच में छोटे कंटेनर को हमने दबा रखा, गाड़ रखा है, केवल चारों तरफ से ढका हुआ है, बर्फ से बीच में रखा हुआ है, ठीक है ना।
तो और इसके अंदर हमने इसके अंदर कोई डिस्पर्सन मीडियम जो लिया है हमने, या कोई सॉल्यूशन जो लिया है, वो सॉल्यूशन ध्यान रखिएगा इसके अंदर भरा गया है किस किस का, वाटर और KOH का। KOH इलेक्ट्रोलाइट है, वो वाटर में घोला गया है। KOH ले सकते हो, कोई और इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट जब नहीं लोगे, वो ओनली प्योर वाटर लोगे, डिस्टिल्ड वाटर लोगे, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी, और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी तो उसके अंदर स्पार्किंग नहीं होगी। इसलिए वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए कोई एक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिक्स करना जरूरी है। तो इसके अंदर क्या किया हमने, ध्यान रखिएगा, इसके अंदर एक मिक्सचर भर लिया है। वो मिक्सचर किसका है, वो मिक्सचर है वाटर और KOH का, ठीक है ना। KOH के स्थान पर कोई और भी इलेक्ट्रोलाइट लिया जा सकता है। और इसमें हमने क्या किया, दो रॉड खड़ी की, मेटल रॉड, दो मेटल रॉड खड़ी की। जैसे सपोज आयरन ले सकते हैं, और एक इसको हमने ये सर्किट से जोड़ दिया है इलेक्ट्रिसिटी से। सपोज ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, एक इसमें एनोड है, एक इसमें कैथोड है, और ये मेटल की रॉड है दोनों, ध्यान रखिएगा, मेटल रॉड, ठीक है ना। इस मेटल का हमें वाटर के अंदर सॉल्यूशन तैयार करना है। अब आपसे कहा जाए कि आयरन का सॉल्यूशन वाटर में बनाइए, तो क्या इजीली आपको समझ में आएगा? क्या आयरन, क्या लोहा वाटर के अंदर मिक्स होगा? नहीं होगा ना। तो ऐसी टेक्निक अपनानी पड़ेगी। हमने क्या किया, अंदर ये छोटे कंटेनर में वाटर ले लिया है, और वाटर के अंदर KOH या कोई और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भरा है। और इलेक्ट्रोलाइट क्यों भरा, यहाँ पर एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं कि इसमें आइस का यूज क्यों किया। ध्यान रखिएगा, आइस का यूज क्यों किया है, उसको चारों तरफ से ढकने के लिए। और इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट क्यों भरा है, वाटर के अंदर मिलाया है। तो मैं इलेक्ट्रोलाइट का आंसर दे दूं। इलेक्ट्रोलाइट इसलिए मिलाया जाता है कि ताकि वाटर के अंदर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी फ्लो हो जाए। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी नहीं होगी तो इसके अंदर स्पार्किंग नहीं होगी, क्योंकि मैं स्पार्किंग करानी है। स्पार्किंग ध्यान रखिएगा, ये स्पार्किंग करानी है, ठीक है ना। ये स्पार्किंग हो रही है, और जब तक स्पार्किंग नहीं होगी तब तक मेटल्स जो रॉड है वो डिजोल्व नहीं होंगी वाटर में, वो गलेंगी नहीं, आपस में गलेंगी नहीं। जब एक रॉड को दूसरी रॉड को वाटर में डाल दिया और सर्किट पूरा कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर दी, ठीक है ना, और वाटर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट मिलाने से कंडक्टिविटी भी आ चुकी है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, तो उसके अंदर स्पार्किंग हो जाएगी, बहुत तेज स्पार्किंग होगी। ध्यान रखिएगा, हाथ से रॉड नहीं पकड़नी है। हाथ से अगर आपने हैंड पकड़ ली तो फिर तो आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का कितना बड़ा हैवी करंट लगेगा। ये एक्सपेरिमेंट है, ठीक है ना। किसी इंसुलेटर के अंदर रॉड को फिक्स करके और वाटर के अंदर इस तरह से लगाया गया है। और जो बाहर जो वेसल है, ये कंपार्टमेंट जो बना हुआ है इसका, ठीक है ना, ये कंटेनर बना हुआ है। ये कंटेनर भी ध्यान रखिएगा नॉन कंडक्टर का होना चाहिए। अगर नॉन कंडक्टर का नहीं हुआ तो इलेक्ट्रिसिटी बाहर तक फ्लो हो जाएगी, ठीक है ना, तो वहां भी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। फिर भले ही ये आइस है और आइस में से इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी सी आएगी, लेकिन करंट तो कम से कम मारेगी, क्योंकि प्योर वाटर, जिसको हम डिस्टिल वाटर बोलते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है। तो पहला मैंने आपको बताया कि KOH या कोई भी इलेक्ट्रोलाइट क्यों मिलाया जाता है, वो इसलिए मिलाया जाता है ताकि वाटर के अंदर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी फ्लो हो जाए, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी आ जाए, ओके। और आइस से क्यों ढका जाता है चारों तरफ से, उस छोटे वाले कंटेनर को जिसमें सॉल्यूशन वाटर और KOH का भरा हुआ है, वो इसके लिए कि जब इसके अंदर रॉड पड़ी होंगी और रॉड के अंदर जब स्पार्किंग हो रही होगी तो वाटर हीट होगा, और जब वाटर हीट होगा तो एवोपरेट होगा, और जब वाटर ही पूरा एवोपरेट हो जाएगा तो फिर ये मेटल रॉड किसके अंदर डिजोल्व होंगी। तो हमें स्पार्किंग भी करनी है अंदर, ताकि मेटल की जो रॉड है वो डिजोल्व होती रहे, और वाटर को ठंडा भी करना है ताकि ये एवोपरेट ना हो। तो आइस से इसलिए ढका गया है कि ये एवोपरेट ना हो, ठीक है ना। तो आइस का यूज आपको क्लियर हो गया, और KOH का भी आपको यूज क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब आता है देखिए
ये विरेडिक्स आर्क मेथड क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखिए सेकंड मेथड मैकेनिकल डिस्पर्सन। अब ये मैकेनिकल डिस्पर्सन क्या है? इसमें मिल चक्की देखी होगी आपने, मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे आप आटा यानी गेहूं लेके जाते हैं, गेहूं पिसवाने के लिए जाते हैं चक्की पर, तो उसका आटा बनता है। तो गेहूं के जो बड़े बड़े दाने होते हैं, मक्का के जो बड़े बड़े दाने होते हैं, उनको वो किस में डालता है चक्की वाला? दो डिस्क के बीच में दो डिस्क होती हैं बड़ी बड़ी, जिसको हम लोग चक्की के मामले में पार्ट बोल सकते हैं, जो पत्थर के बने हुए होते हैं, ठीक है ना। उन दो डिस्क के बीच में वो दाने जाते हैं और क्रश हो जाते हैं। एक उसमें डिस्क, मैं आपको बता दूं, जो चक्की का मैं एग्जांपल दे रहा हूं जिसे आप समझ सकते हैं इसलिए दे रहा हूं। चक्की का जो एक डिस्क होता है, एक जो पार्ट होता है, वो स्टेशनरी होता है, मतलब स्थिर होता है, खड़ा होता है, वो मूवमेंट नहीं करता, और दूसरा वाला मूवमेंट करता है। जब दूसरा वाला मूवमेंट करेगा तो क्या होगा? इनके बीच में फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन के बीच में दाने आ जाएंगे अनाज के, तो वो क्रश हो जाएंगे, पिस जाएंगे, और छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में चेंज होकर के आटे के रूप में निकल जाएंगे। तो जो बड़े बड़े पार्टिकल थे अनाज के, दाने जो थे, उनको क्रश करके छोटे छोटे पार्टिकल में चेंज कर दिया, दो डिस्क के बीच में क्रश करके। क्लियर हो गया? और यहाँ पर जो 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 डायग्राम दिखाया गया है मिल का, यहाँ ये दोनों डिस्क घूमती है, ये दोनों डिस्क रहे, दोनों डिस्क घूमती है। अब आप सोच के देखिएगा, क्या वो एक ही डायरेक्शन में घूमेंगी? अगर एक ही डायरेक्शन में घूमेंगी तो इनके बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा, बीच में जो जाएगा पार्टिकल वो क्रश नहीं होगा। तो क्या होगा? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, अपोजिट डायरेक्शन में। जब अपोजिट डायरेक्शन में घूमेंगी तो इसके अंदर जो फ्रिक्शन आएगा, जो क्रशिंग होगी, वो बहुत तेज होगी। मैं चक्की वाला एग्जांपल दिया, उसमें एक डिस्क स्थिर होता है, एक डिस्क घूमता है। इसमें दोनों अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा करने पर क्या होता है कि ऐसा करने पर उनका जो क्रशिंग है, वो क्रशिंग की कैपेसिटी और बढ़ जाती है, जिससे जो बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल में, यानी कोलोइडल साइज के पार्टिकल में चेंज हो जाते हैं, क्रश होकर के, पिस करके, ठीक है ना। तो ये हो गया। इन दिस मेथड solid and the liquids dispersion medium are poured into the colloidal mill to form a colloidal salt। यानी इसमें डिस्पर्सन मीडियम एज ए लिक्विड और डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड, दोनों को एक साथ मिला करके डाला जाता है। ध्यान रखिएगा, जो चक्की होती है उसमें डिस्पर्सन मीडियम यानी कि लिक्विड नहीं मिलाया जाता, उसमें ओनली सॉलिड जाता है। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि कई सॉलिड मिला करके डाल सकते हैं उसमें। जैसे मान लीजिए गेहूं है, चना है, मक्का है, 3-4 चीजें मिला करके आपने डाल दी, तो तीनों चीजें मिक्स होकर के एक बड़ा अच्छा सा सॉल्यूशन बन करके तैयार हो जाएगा, सबका मिल करके। लेकिन उसमें लिक्विड नहीं डाला जाता है, ये आप जानते होंगे अच्छी तरह से। मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूं। आपने दाल को पिसते हुए देखा हुआ, दाल को क्या है, दाल को पहले वाटर में फुलाते हैं और फिर उसमें डालते हैं, उसके पीसने वाली चक्की में, जो भी उसकी मशीन होती है उसमें। तो उसमें वाटर भी होता है और सॉलिड यानी दाल के कण भी होते हैं। वो दोनों मिक्स होकर के और पिस करके, क्रश होकर के जब निकलते हैं तो आपने पेस्ट के रूप में, लुगदी के रूप में निकलते हुए देखा होगा, ठीक है ना। यहां पर एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं टूथपेस्ट का। टूथपेस्ट जब तैयार किया जाता है तो उसमें लिक्विड भी होता है, सॉलिड भी होते हैं, ठीक है ना। और वो जब क्रश होकर के निकलते हैं इस मशीन के द्वारा, ठीक है ना, मिल के द्वारा, मैकेनिकल डिस्पर्सन के द्वारा, तो जब क्रश होकर के निकलते हैं तो जाकर के कोलोइडल स्टेट में चेंज हो जाते हैं। क्लियर? कोलोइडल सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। आपने टूथपेस्ट किया होगा, टूथपेस्ट जब करते हो तो पेस्ट में आप देखिएगा कभी भी कोलोइडल फेज के जो कण हैं आपको छिदते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि फील नहीं होंगे कि वो अलग से काट रहे हैं दांतों को, मसूड़ों को, ऐसा नहीं लगता होगा, क्योंकि उनका साइज इतना छोटा कर दिया जाता है कि वो लिक्विड के अंदर इजीली मिक्स हो जाते हैं और उसके बाद वो
उससे आप टूथपेस्ट करते हैं तो अलग से फीलिंग इस बात की नहीं देते कि वो कण बड़े बड़े हैं, आपको कहीं पेन दे रहे हो, ठीक है ना। तो ये हो गया मैकेनिकल डिस्पर्सन। ओके, क्लियर। अब मैं देखिए इस टॉपिक को आगे बढ़ाता हूं। अब आता है देखिए एक मैकेनिकल डिस्पर्सन में पेप्टाइजेशन। दिस इज लास्ट मैकेनिकल, मतलब ये जो डिस्पर्सन जो चीज है उसमें ये पेप्टाइजेशन देखिए लास्ट। इसके बाद केमिकल आएंगे, केमिकल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कॉलोइड्स, यानी फिजिकल जो मेथड्स हैं। फिजिकल मेथड्स में एक आपने इलेक्ट्रिकल डिस्पर्सन पढ़ा, एक मैकेनिकल डिस्पर्सन पढ़ा। अब आइए पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन क्या है, मैं आपको चीज बताता हूं। देखिए ये मान लीजिए हमने कोई कंटेनर तैयार किया, ठीक है ना। ये कंटेनर है, कंटेनर के आपने अंदर, कंटेनर के अंदर आपने एक सॉल्यूशन भरा हुआ है, ठीक है ना। ये जो सॉल्यूशन है ये ध्यान रखिएगा, ये सस्पेंशन का सॉल्यूशन है, सस्पेंशन। और जो सस्पेंशन होगा तो धीमे धीमे करके, ये मैं पिछले वीडियो में क्लियर कर चुका हूं, ये कण सॉल्यूट के जो कण हैं, डिस्पर्स्ड फेज के जो कण हैं वो नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है ना। ये सेटल डाउन हो जाएंगे। अब आप चाहते क्या हैं, अब आप चाहते हैं कि ये जो कण नीचे सेटल डाउन हो गए हैं ये पूरे में मिल जाए। तो आप शेकिंग करेंगे इसकी। शेकिंग का मतलब क्या है, इसको हिलाएंगे, हिलाएंगे इसको अच्छी तरह से, मिलाएंगे आपस में, मिलाएंगे। और इसमें एक हेल्पर भी मिला देंगे जो इन बड़े बड़े कणों को, यानी डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सल मीडियम दोनों को फिर बाद में मिला करके रखे, फिर उनको अलग अलग ना होने दे, ठीक है ना। तो उसमें एक हेल्पर भी, एक कोई सब्सटेंस बनाया जाएगा जिसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट। एक कोई इलेक्ट्रोलाइट बनाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट मिला करके फिर आपस में हिलाएंगे, इसको हिलाएंगे अच्छी तरह से। तो ये जो नीचे जो पार्टिकल बैठ गए थे, ये फर्स्ट स्टेज है इसकी। बाद में जो स्टेज आएगी वो जो पार्टिकल नीचे बैठ गए थे वो ध्यान रखिएगा पूरे में डिजोल्व हो जाएंगे, ठीक है ना, पूरे में बिखर जाएंगे। ऐसे करके ये कॉलोइडल सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। तो पेप्टाइजेशन समझ में आ गया। पेप्टाइजेशन तब यूज किया जाता है जब कण जो है ना, पार्टिकल जो है ना, सेटल डाउन हो जाते हैं, सस्पेंशन के नीचे बैठ जाते हैं, फिर आप पूरे को हिलाना चाहते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने, एक उदाहरण दे रहा हूँ, घरेलू एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपको शुगर को पानी में मिलाना है, तो आप क्या करते हो, आपको उसको हिलाते हो ना, हिलाते हो, ठीक है ना। इसको शेकिंग बोलते हैं, तब वो मिलती है। अगर आप ऐसे ही करके रख दीजिए तो नहीं मिलेगी। दूसरा एग्जांपल और देते हैं। आप जैसे खड़िया है, खड़िया पानी में नीचे सेटल डाउन हो जाती है, ये सस्पेंशन का एग्जांपल है। और जब फिर लिखने के लिए बैठते हैं, ये घर में एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। पहले खड़िया को, कैल्शियम कार्बोनेट को वाटर में घोलिए और घोल करके उसको रख दीजिए, और रख देंगे तो धीमे धीमे करके वो खड़िया है ना, सारी की सारी नीचे बैठ जाएगी, ठीक है ना। और जब नीचे बैठ जाएगी और जब आप लिखने चलेंगे तो आपको फिर उसको हिलाना पड़ेगा, फिर उसको हिलाना पड़ेगा, तो वो पार्टिकल पूरे में मिल जाएंगे, फिर आप उसको लिखेंगे। एक एग्जांपल और दे रहा हूं। आप कैल्शियम ऑक्साइड को, कैल्शियम ऑक्साइड इसको वाटर में मिक्स करके घर की व्हाइट वॉशिंग करते हैं, पुताई करते हैं, घर की व्हाइट वॉशिंग करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में मिक्स करके। और आप देखिएगा कभी आपके घर में पुताई हो रही हो, व्हाइट वॉशिंग हो रही हो, तो कैल्शियम कार्बोनेट नीचे धीमे धीमे करके प्रेसिपिटेट हो जाता है, नीचे बैठ जाता है, यानी ये सस्पेंशन का एग्जाम्पल है। फिर आप जब पुताई करते हो तो जो आपका बुरश होता है, बुरश से धीमे धीमे करके उसको कैल्शियम ऑक्साइड को, यानी ये मिल करके, बाद में तो मिल करके ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, ये बन जाता है, ठीक है ना। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नीचे बैठ जाता है, उसमें सेटल डाउन हो जाता है। फिर आप बुरश से लेकर के या किसी रॉड से लेकर के आप उसको मिक्स करते हो, हिलाते हो, तो यही पेप्टाइजेशन है, ध्यान रखिएगा। बस इसमें अंतर इतना होता है कि कोई एक हेल्पर इलेक्ट्रोलाइट नहीं मिलाया जाता है, केवल उसको हिला करके काम चला लेते हैं, क्योंकि हमें आगे के लिए परमानेंट तो उसको रखना नहीं है, अभी वो एक्सपेंड हो जाएगा, खर्च हो जाएगा, काम आ जाएगा। अगर मान लीजिए कोई आपको इस तरह का सॉल्यूशन परमानेंटली रखना है,
फिर यह सोचना है कि वो पार्टिकल नीचे ना बैठे, इसके लिए उसमें एक हेल्पर मिलाया जाएगा जो उनको रोके रखेगा पूरे सॉल्यूशन में, और उस हेल्पर को बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट। जो भी यूजफुल इलेक्ट्रोलाइट होगा, ठीक है ना, उस इलेक्ट्रोलाइट को उसमें मिला लेंगे, ठीक है। तो फिर क्या होगा, फिर उसके पार्टिकल नीचे सेटल डाउन नहीं होंगे, नीचे नहीं बैठेंगे, ठीक है। ये हो गए फिजिकल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडस सॉल्यूशन। ओके, क्लियर। इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा केमिकल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडस सॉल्यूशन। ओके, थैंक्स।